ओके गाइज, लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप के बारे में जितना डिस्कशन करना था कर लिया है, जितने पैटर्न बनाने थे बना लिए हैं। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। आज हम इन्हीं सब पैटर्न को फोर लूप से और फोर लूप का इस्तेमाल वगैरह सीखेंगे। तो फोर लूप को देखते हैं। ठीक है, ये सारे आपको मैं फाइल दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फोर लूप के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो फोर लूप स्टार्ट करते हैं। फोर लूप के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो लूप का ही पार्ट है फोर लूप, है ना। लूप में दो तरीके के लूप थे, एक फोर लूप था, दूसरा वाइल लूप था। ठीक है, तो ये जो है हमारा फोर लूप स्टार्ट होने वाला, वाइल लूप हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो लूप जो होते हैं वो उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे फोर लूप के अंदर में, वो हम पढ़ेंगे सिंपल फोर लूप, दूसरा पढ़ेंगे नेस्टेड फोर लूप, पैटर्न यूजिंग नेस्टेड, सॉरी, सो पैटर्न यूजिंग सिंगल फोर लूप, पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फोर लूप। इसके अलावा जो पढ़ेंगे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, ये सब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, फ्रोजन सेट, सॉरी फ्रोजन सेट कह रहा हूँ, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा टपल कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन में से वैल्यूज को देखने के लिए हमें नेक्स्ट एक फंक्शन होता है उसका सहारा लेना पड़ता है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से पढ़ते रहेंगे इसको एक एक करके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी बातें आती रहेंगी समझ में। ठीक है, एक इनसे हट के कॉन्सेप्ट है ईटरेबल। ईटरेबल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ईटरेबल क्या होता है। ठीक है, ईटरेबल those data type which contain a magic method, और मैजिक मेथड को दूसरे नाम से कहा जाता है डंडर मेथड, कॉल्ड डेफ अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। जो इसके अंदर ये दो मेथड, ये मेथड होता है। ठीक है, आर कॉल्ड ईटरेबल। क्या लिखा है मैंने, दोज डेटा टाइप विच कंटेन अ मैजिक मेथड डंडर मेथड कॉल्ड डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर आर कॉल्ड इटरेबल। ठीक है, उनको इटरेबल कहते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है इटरेबल, पहले वो समझते हैं। ठीक है, इस इटरेबल को मैं दूसरे शेल में लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और हम इसको मार्क डाउन कर देते हैं, इसको पहले मार्क डाउन कर लो, यानी कि हेडिंग की तरह बना लो। तो इनको हेडिंग की तरह बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काम करते हैं रॉ में ही रख देते हैं इसको एज इट इज, और इसको भी हम मार्क डाउन कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ईटरेबल, लेकिन ये मार्क डाउन में हट जाता है, इसको भी रॉ में रखो। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में समझते हैं हम, ये क्या है। तो इटरेबल के एग्जाम्पल्स अगर तुम देखने जाओगे
तो तुम्हें मिलेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग इज अ इटरेबल लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी, ये सब क्या है, इटरेबल। ठीक है, ये सब क्या है, इटरेबल है। ठीक है, ओके। क्यों इटरेबल है उसको समझते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसको सिर्फ समझेंगे हम। ये अगर किसी डेटा टाइप में है तो वो इटरेबल, इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है। ऐसे जितने भी मेथड होंगे वो मैजिक मेथड कहलाते हैं। ये मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते। कॉल नहीं कर सकते मतलब समझते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, ये खाली लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना। ए में एक खाली लिस्ट है, इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं ए डॉट लिख के टैब को प्रेस करूंगा तो सारे मेथड खुल जाते हैं इसके। अब अगर ये मेथड खुल रहे हैं तो इसमें एक अपेंड मेथड है, ठीक है। अपेंड मेथड में अगर मैं लेट्स से 10 लिखता हूँ और रन करता हूँ तो ये ए के अंदर हमारा वैल्यू इंसर्ट कर देता है जो अभी खाली था थोड़ी देर पहले। ये लिस्ट जो खाली था उसके अंदर अब एक एलिमेंट है जिसको 10 हम कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से मैं ए डॉट टैब प्रेस करता हूँ तो इसमें वो मेथड है जिसके आगे और पीछे अंडरस्कोर नहीं लगे होंगे, इतना ही है। आपको भी अभी तक यही नजर में आ रहा था कि इतने ही मेथड होते हैं। ये सब मेथड कॉलेबल मेथड है, इनको हम कॉल कर सकते हैं। मतलब ए डॉट टैब प्रेस कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे और हम इसके अंदर वैल्यू को लिखेंगे, वो वैल्यू अपेंड हो जा रही है लिस्ट के अंदर, राइट। इनको हम बुला सकते हैं, ये हैं जो दिख रही हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसा मेथड है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो खुद चलती हैं, ठीक है, वही कहलाती है मैजिक मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने मैजिक मेथड हैं हमारे पास लिस्ट के अंदर। तो एक dir नाम का फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना, लेन फंक्शन लेंथ निकालने के लिए था, id फंक्शन id निकालने के लिए थी, टाइप फंक्शन डेटा टाइप पता करने के लिए था। उसी तरह से एक dir हमारा फंक्शन जिसके अंदर आप लिस्ट के वेरिएबल को पास करो और रन कर दो, आपको वो सारे मेथड दिख रहे थे जिसके आगे और पीछे अंडरस्कोर नहीं था। ठीक है, ये कॉलेबल मेथड थे, इनको हम पुकार सकते थे, बुला सकते थे, डॉट लगाते थे तो ये आ जाते थे सामने। इनके अलावा ये सारे जो आप देख रहे हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके आगे पीछे दो अंडरस्कोर लगे हैं, ये मैजिक मेथड जिसको हम डंडर मेथड कह रहे हैं। इनका सिंबल यही है कि इनके आगे और पीछे दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं। ये दो अंडरस्कोर है, ठीक है, बीच में स्पेस कितनी कमी तो हमें दिखाई नहीं दे पा रही, लेकिन ये है अंडरस्कोर 2 टाइम आगे और पीछे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ढूंढोगे अगर थोड़ा ध्यान से तो आपको मिलेगा इटर, मिल रहा है। ये जिस डेटा टाइप के अंदर होता है उसी को इटरेबल कहते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर था, लिस्ट के अंदर हमें दिखा क्योंकि ए एक लिस्ट था। अब लिस्ट को dir के अंदर हमने डाला और चलाया तो हमें इटर मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ए के अंदर ये सारे मेथड को जेन्युइनली देखना चाहते तो हम हेल्प एक मेथड होता है उसके अंदर भी अगर हम ए को पास करें जो कि एक लिस्ट ही है, उसके अंदर जितने कोड लिखे हुए हैं सब दिखा देगा। हमने क्या क्या यूज किया, अपेंड यूज किया है। अपेंड को देखो, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है ना उसके बारे में। क्लियर, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट लिखा हुआ है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैजिक मेथड भी लिखे हुए हैं। क्लियर है, इसमें आपको इटर मिल जाएगा, ये है इटर, ठीक है। ये इटर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक मेथड है, एक मैजिक मेथड, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं। और ये है क्लास किसकी, लिस्ट की, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। लेकिन हमें ये टेबल तो बताना था, तो अभी के लिए हम इतना ही दिमाग में रखेंगे
कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस है वो जिस डेटा टाइप के अंदर होगा वो डेटा टाइप इटरेबल होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से तुम एक स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, कृष्णा लिख दो, है ना, और इसको बी नाम के वेरिएबल में बनाओ और आप इसको चला लो। अब बी के ऊपर भी डॉट लगाओगे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं जिसके आगे पीछे दो अंडरस्कोर लगे हों, है ना। मैजिक मेथड नहीं दिखाई देते क्योंकि वो कॉलेबल नहीं, हम उसको पुकार नहीं सकते। अच्छा, वो कब चलते हैं मैजिक मेथड? तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे एक ऐड मेथड भी था लिस्ट के अंदर। अगर मैंने ऊपर ए में एक लिस्ट बना रखा था जिसकी वैल्यू अभी क्या है प्रिंट करने पे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, है ना। अच्छा, इस ए में एक और लिस्ट को मैं ऐड कर दूं जिसके अंदर 10 और 11 दो वैल्यू हैं, तो ये कॉन्कैट हो जाता था। ये इसलिए होता था इस प्लस लगाने से क्योंकि इसके अंदर एक मैजिक मेथड था जो खुद ब खुद कॉल होता था जिसको हम ऐड कहते थे। उस प्लस को चलाने का मतलब तुमने इसको कॉल कर लिया है, तो ये अपने आप ही कॉल हो रहे हैं। इनको डॉट लगा के बुलाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बात? चलो, तो ये मैजिक मेथड खुद कॉल होते हैं। आगे देखते हैं गाइस। अब स्ट्रिंग की बात करने जा रहे थे हम, तो एक बी नाम के वेरिएबल में लेट से मैंने कृष्णा लिख लिया और चला दिया। और अगर डी आई आर के अंदर बी को पास करूं तो इसके भी सारे मैजिक मेथड प्लस जो जेन्युइन मेथड है, जो कॉन्क्रीट मेथड है जिनको हम कॉल कर सकते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो भी मेथड दिखाई दे रहे हैं जो नहीं थे। कॉन्कैटिनेशन ये भी सपोर्ट करता था, उसी तरह से ये इटरेबल भी है। ठीक है, तो ये सब मैजिक मेथड। ठीक है, इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ ईटर के बारे में जानो। मैं ईटर को फोकस करवाना चाह रहा हूँ बस, और किसी को नहीं। ठीक है, ईटर का मतलब होता है एक डेटा टाइप इटरेबल है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से तुम टपल के अंदर कर लो, सेट के अंदर कर लो, एक डेटा टाइप बना लो उस तरह का और डी आई आर के अंदर पास कर दो, वो तुम्हें बताएगा कि कितने उसके अंदर मेथड। ठीक है, तो जितने ऊपर डेटा टाइप लिखे हैं उसमें उन सब का एक वेरिएबल में उनकी वैल्यू रख लो और डी आई आर के अंदर पास कर दो और चला दो, तो वो क्या बन जाएंगी तुम्हारी, बता देंगी वो सारी की सारी को वो इटरेबल है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर इटर तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर होगा इटरेबल और नहीं होगा तो नहीं है वो इटर। ये फंक्शन अगर नहीं है किसी डेटा टाइप के अंदर मेथड, तो वो इटरेबल नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि हम इटरेबल बता क्यों रहे हैं। अब तो हम फोर लूप बताने जा रहे हैं इसलिए इटरेबल को बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फोर लूप ज्यादातर इटरेबल पे चलता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर। तो एक फोर लूप बनाया आपने, तो फोर लूप का पहले एक फोर सिंटेक्स देख लो कि कैसा होता है फोर लूप। फोर लिखा जाता है क्योंकि फोर लूप है, और इसके बाद ये एक कंडीशन लेता है जो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ रखे हैं। और फिर उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि ऐसे ही एक इंडेंटेड ब्लॉक होगी इसकी भी, जैसे इफ एल्स की होती थी उसी तरह से इसकी भी एक इंडेंटेड ब्लॉक होगी जिसके अंदर सब कोड लिखे जाएंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंडेंटेड ब्लॉक है उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, या सिंगल स्टेटमेंट लिखो या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखो, मतलब लाइन बाय लाइन नीचे लिखते जाओ। ये इसका कोर सिंटेक्स है। ठीक है, अब ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी मैं मार्क डाउन करके नोट्स की तरह छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब हम लूप के बारे में बात करते हैं। एक लूप मैं बनाता हूँ जिसको हम देखेंगे। अच्छा, तो सपोज करें कि आपके पास एक लिस्ट है, एक इटरेबल डेटा टाइप।
ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैंने इंटीजर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही ले रखा है। ये इंटीजर डेटा टाइप है जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, बाकी बाहर वाला तो लिस्ट है। ठीक है, इसको चला लिया, ये ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब जब भी मैं प्रिंट ए करूंगा आई विल गेट 1 2 3 4 अप टू 9 एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं एक फोर लूप चलाता हूं। तो फोर, अब यहाँ पे एक इटरेबल होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक इटरेटर होता है जो इटरेट करता है। ठीक है, आई नाम की एक वैल्यू है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है ए में से। आई जो है अपनी वैल्यू किसके अंदर से लेके आएगा, ए में से। ए क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, एक से लेके 9 तक। और फिर जब एंटर किया तो ये स्पेस बन के आ गया ना। ये कंडीशन है, याद रखो। ये कंडीशन आपने कब पढ़ी है, मैं समझाता हूँ आपको, याद आ जाएगा अभी। ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी है जब मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने बोला था अगर 1 इन ए है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू। 1 एक इंटीजर है, क्या 1 ए में है? अगर है और एंटर प्रेस करोगे, शिफ्ट एंटर, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। कर रहा है, ये कंडीशन है ना। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 भी था, 3 लिखा तो 3 भी था, 4 लिखा तो 4 भी था। अच्छा, इसी तरह से आखिरी वैल्यू 9 है, 9 लिखा तो 9 भी था, लेकिन 9 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी। अगर मैं 10 लिख दूं, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से इसी बात पे आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई की वैल्यू तब तक ए में से पिक करते रहो। आई की वैल्यू खुद ही असाइन होती है, कहाँ से, ए से, इटरेबल से। तो प्रिंट अब अगर आप आई करोगे तो आप जब शिफ्ट एंटर करोगे तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएंगी, अलग अलग लाइन में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अगर आप इसको चला के देखना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है, तो पाई चार्ट मैंने सबको सिखा रखा है। पाई चार्ट स्टार्ट करना, और फिर उसके अंदर यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना इसे। मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बात किया था, ये मार्कर के बारे में। आपको ये मार्कर सेट करने होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप डिबग करना चाहते हो, फिर इस पे आपको क्लिक करना है। ये डिबग था, आपका कंसोल प्रिपेयर होगा, इंटरप्रेटर आ गया, कंसोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आउटपुट दिखाना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप स्टेप ओवर करोगे, इसको स्टेप ओवर कहते हैं। तो आई की वैल्यू, ओ आई की वैल्यू हमने दी ही नहीं है, आई की वैल्यू तो दो, ये कह रहा है। यहाँ पे देखो, कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए की वैल्यू आपने नहीं बता रखी है, इसीलिए हम एरर दे रहे हैं। ये है एरर, नेम एरर है। तो आई, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू तो ये थी ना, इसको भी ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो पता चलेगा इसको। तो अब आप मार्कर को थोड़ा ऊपर ले जाकर सेट करो, अब फिर से इसको डिबग करो। ठीक है, फिर से कंसोल प्रिपेयर होगा, इंटरप्रेटर आ गया है। इंटरप्रेटर जहाँ पे होता है वहां पे कुछ नहीं करता, लेकिन एक स्टेप आगे जब मूव करता है तो वो इसके वैल्यू को मेमोरी में असाइन कर देता है, यानी कि ए की वैल्यू पूरा का पूरा लिस्ट मेमोरी में असाइन हो जाएगा। देखो, हो गया ये असाइन। अब ए में क्या आ गया है, पूरा का पूरा लिस्ट, जिसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, लिखा हुआ है इसके साथ। ठीक है, आई की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक स्टेप आगे इसको बोलूंगा कि बढ़ो, आई की वैल्यू देखो 1 आ रही है, कहाँ से, इसी लिस्ट में से। तो पहली वैल्यू 1 थी, फिर दूसरी वैल्यू आ गई, फिर तीसरी वैल्यू आएगी, चौथी वैल्यू, पांचवी, छठी, सातवीं, उस तरह नौवीं। और फिर उसके बाद, अब ये कंडीशन सही थी ना, आई की वैल्यू है जो ए में से डिराइव हो रही है, तो वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू मेमोरी में क्या आई है, ऊपर, जस्ट इसके ऊपर 1 यहाँ पे। तो इसीलिए आई की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, इंटीजर है, 1 है, जिसको हम प्रिंट कर देंगे। अब जब प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू तो प्रिंट होगी ही होगी, साथ में ये ट्रिपल एरो है, एक स्टेप नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, वो थोड़ा सोचो, क्यों गया ये नीचे? तो
प्रिंट के अंदर एक एंड ऑपरेटर है जो बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसके अंदर कर्सर रख के शिफ्ट टैब को, एक सेकेंड, शिफ्ट एंड कीवर्ड की वैल्यू आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है। जुपिटर पे करेंगे ना ये तो दिखेगा, देखो जुपिटर पे आते हैं, यहाँ पे आप कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो देखो इसके अंदर एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट क्या रखी गई है, बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर ये है। ठीक है, तो वही यहाँ पे काम कर रहा है जो लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, अब जब लाइन चेंज हो रही है तो ये ट्रिपल एरो नीचे जा रहा है, मतलब अगली बार जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी जो कि दूसरी वैल्यू है इसके अंदर की, तो अब उस 2 को यहाँ पे लाया गया है और इसको जब प्रिंट किया जाएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा नए लाइन, और फिर से ट्रिपल एरो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। चलो करो स्टेप ओवर, देखो नीचे चला गया और 2 प्रिंट हो गया ना, क्लियर है ये बात। ओके, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। अब 3 आई की वैल्यू जो यहाँ पे है 3 आ रही है, 3 को प्रिंट किया जाएगा और स्टेप फिर से ये एक स्टेप नीचे चला जाएगा ट्रिपल एरो और 3 को प्रिंट करते जाएगा। ऐसे ये कब तक प्रिंट करेगा, जब तक सारी वैल्यू एक एक करके इस लिस्ट के अंदर से ना रीड कर ली जाए और प्रिंट ना कर दिया जाए। अब 9 पे पहुंच गए हैं, 9 को प्रिंट भी कर दिया है, 9 को अपडेट करने जा रहा है, मतलब ए में से अब अगला वैल्यू 9 के बाद वाली वैल्यू पिक करने जा रहा है, और 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कंडीशन गलत हो जाएगी ना ये। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा और ये है हमारा फाइनल आउटपुट। क्लियर है। चलो तो इस तरह से हमारा लूप चल रहा था, फोर लूप। ठीक है, अब कुछ हम इसमें और चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे चेंजेस में, तो अगर आप इसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं तो हमने इसको क्यों चलाया, क्योंकि हम बताना चाहते थे कि ये कैसे आउटपुट आया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, इसको थोड़ा सा और क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। हम चाहते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आए, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड से पहले एक जो कॉम्प्लेक्सिटी, चलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करके रन करो। ये क्या हुआ सर, कॉमा कहाँ गया, कॉमा सेपरेटर की वजह से, फिर से इसके अंदर कर्सर को रखो और शिफ्ट टैब को प्रेस करो। देखो सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस है, इसको बता रखा है मैंने ऑलरेडी। तो ये जो है स्पेस, ये क्या कर रहा है, स्पेस दे रहा है कहाँ पे, इस कॉमा पे। ठीक है, इसीलिए हमारा स्पेस आया हर एक लाइन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको रखो और फिर से चलाओ इसे, फिर से ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ए की वैल्यू तो हमने हटा दी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कॉपी कर लो और इसके जस्ट ऊपर ले जाके रख दो, और डिबगर को एंड पॉइंट उसका ऊपर थोड़ा सेट कर दो और फिर से चलाओ इसे, कंसोल पे क्लिक कर दो। अब जो है हमारी ए की वैल्यू मेमोरी में ये सारी आएंगी, और जो ए है उसमें 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है, और आई की वैल्यू एक एक करके पिक करी जाएंगी इसके अंदर से। आई की वैल्यू 1, और 1 यहाँ पे प्रिंट होगा पहले, फिर उसके बाद कोमा को स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर से 1 हेलो वर्ल्ड चल रहा है। उसी तरह से आई की वैल्यू फिर से अपडेट की जाएगी, 2 होगा, आई की वैल्यू चेंज की जाएगी 2, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लाइन चेंज हो ही रहा है। आई की वैल्यू 3 हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू 4 हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू 5 हेलो वर्ल्ड, कहाँ तक सर, 9 तक, और जब 9 आ जाए तो बंद, सब कुछ बंद। क्लियर है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं सर कि लाइन चेंज ना की जाए, हम चाहते हैं कि लाइन चेंज ना की जाए, सब एक ही लाइन में आए।
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा देके, एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू थी, एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट जो थी वो क्या थी, बैक स्लैश एन, एक स्ट्रिंग के अंदर यही तो थी। जब इसको तुम चलाओगे रन करोगे यू विल गेट द सेम आउटपुट। एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, रन करो देखो आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको मैनिपुलेट कर दे, स्पेस से हम रिप्लेस कर दे इसको और रन करें, वी विल गेट एवरीथिंग इन वन रो। ठीक है चलो इसको स्लो मोशन में रन करके देखते हैं एक एक स्टेप। तो क्या, न्यू लाइन का मतलब था, बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है तब से नए लाइन को अगर प्रिंट करना है तो उसको बैक स्लैश एन से ही दिखाना पड़ता है। पाइथन वालों ने इसको एंड ऑपरेटर नाम के कीवर्ड आर्गुमेंट में ही डाल दिया है। ओके गाइज, लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप के बारे में जितना डिस्कशन करना था कर लिया है, जितने पैटर्न बनाने थे बना लिए हैं। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, है ना। आज हम इन्हीं सब पैटर्न को फोर लूप से और फोर लूप का इस्तेमाल वगैरह सीखेंगे। तो फोर लूप को देखते हैं। ठीक है, ये सारे आपको मैं फाइल दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फोर लूप के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो फोर लूप स्टार्ट करते हैं। फोर लूप के अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो लूप का ही पार्ट है फोर लूप, है ना। लूप में दो तरीके के लूप थे, एक फोर लूप था, दूसरा वाइल लूप था। ठीक है, तो ये जो है हमारा फोर लूप स्टार्ट होने वाला, वाइल लूप हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो लूप जो होते हैं वो, उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे फोर लूप के अंदर में, वो हम पढ़ेंगे सिंपल फोर लूप, दूसरा पढ़ेंगे नेस्टेड फोर लूप, पैटर्न यूजिंग नेस्टेड, सॉरी, सो पैटर्न यूजिंग सिंगल फोर लूप, पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फोर लूप। इसके अलावा जो पढ़ेंगे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, ये सब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, सेट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, फ्रोजन सेट, सॉरी फ्रोजन सेट कह रहा हूँ, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा टपल कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे, लेकिन टपल कॉम्प्रिहेंशन जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन में से वैल्यूज को देखने के लिए हमें नेक्स्ट एक फंक्शन होता है उसका सहारा लेना पड़ता है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर से पढ़ते रहेंगे इसको एक एक करके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी बातें आती रहेंगी समझ में। ठीक है, एक इनसे हट के कॉन्सेप्ट है इटरेबल। इटरेबल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इटरेबल क्या होता है। ठीक है, इटरेबल those data type which contain a magic method, और मैजिक मेथड को दूसरे नाम से कहा जाता है डंडर मेथड, कॉल्ड डेफ अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। जो इस जो इसके अंदर ये दो मेथड, ये मेथड होता है। ठीक है,
आर कॉल्ड इटरेबल। क्या लिखा है मैंने? दोज डेटा टाइप विच कंटेन अ मैजिक मेथड अंडर मेथड कॉल्ड डेफ अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर आर कॉल्ड इटरेबल। ठीक है, उनको इटरेबल कहते हैं। मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है इटरेबल, पहले वो समझते हैं। ठीक है, इस इटरेबल को मैं दूसरे शेल में लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और हम इसको मार्क डाउन कर देते हैं। इसको पहले मार्क डाउन कर लो, यानी कि हेडिंग की तरह बना लो। तो इनको हेडिंग की तरह बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काम करते हैं रॉ में ही रख देते हैं इसको एज इट इज। और इसको भी हम मार्क डाउन कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इटरेबल, लेकिन ये मार्क डाउन में हट जाता है, इसको भी रॉ में रखो। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में समझते हैं हम, ये क्या है। तो इटरेबल के एग्जाम्पल्स अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हें मिलेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ इटरेबल। लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी, ये सब क्या है? इटरेबल। ठीक है, ये सब क्या है? इटरेबल। ठीक है, ओके। क्यों इटरेबल है उसको समझते हैं। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है उसको सिर्फ समझेंगे हम। ये अगर किसी डेटा टाइप में है तो वो इटरेबल। ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है। ऐसे जितने भी मेथड होंगे वो मैजिक मेथड कहलाते हैं। ये मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते। कॉल नहीं कर सकते मतलब समझते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है। ये खाली लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। ए में एक खाली लिस्ट है, इसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं ए डॉट लिख के टैब को प्रेस करूंगा तो सारे मेथड खुल जाते हैं इसके। अब अगर ये मेथड खुल रहे हैं तो इसमें एक अपेंड मेथड है, ठीक है। अपेंड मेथड में अगर मैं लेट्स से 10 लिखता हूँ और रन करता हूँ तो ये ए के अंदर हमारा वैल्यू इंसर्ट कर देता है जो अभी खाली था थोड़ी देर पहले। ये लिस्ट जो खाली था उसके अंदर अब एक एलिमेंट है जिसको 10 हम कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से मैं ए डॉट टैब प्रेस करता हूँ तो इसमें वो मेथड है जिसके आगे और पीछे अंडरस्कोर नहीं लगे होंगे, इतना ही है। आपको भी अभी तक यही नजर में आ रहा था कि इतने ही मेथड होते हैं। ये सब मेथड कॉलेबल मेथड है, इनको हम कॉल कर सकते हैं। मतलब ए डॉट टैब प्रेस कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे और हम इसके अंदर वैल्यू को लिखेंगे, वो वैल्यू अपेंड हो जा रही है लिस्ट के अंदर। राइट, इनको हम बुला सकते हैं, ये हैं जो दिख रही हैं हम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसा मेथड है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो खुद चलती हैं। ठीक है, वही कहलाती है मैजिक मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने मैजिक मेथड हैं हमारे पास लिस्ट के अंदर। तो एक dir नाम का फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ना। लेंथ फंक्शन लेंथ निकालने के लिए था, id फंक्शन id निकालने के लिए थी, टाइप फंक्शन डेटा टाइप पता करने के लिए था। उसी तरह से एक dir हमारा फंक्शन, जिसके अंदर आप लिस्ट के वेरिएबल को पास करो और रन कर दो। आपको वो सारे मेथड दिख रहे थे जिसके आगे और पीछे अंडरस्कोर नहीं था। ठीक है, ये कॉलेबल मेथड थे, इनको हम पुकार सकते थे, बुला सकते थे, डॉट लगाते थे तो ये आ जाते थे सामने। इनके अलावा ये सारे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके आगे पीछे दो अंडरस्कोर लगे हैं, ये मैजिक मेथड, जिसको हम डंडर मेथड कह रहे हैं। इनका सिंबल यही है कि इनके आगे और पीछे दो अंडरस्कोर लगे हुए हैं। ये दो अंडरस्कोर है, ठीक है। बीच में स्पेस की इतनी कमी जो हमें दिखाई नहीं दे पा रही, लेकिन ये है अंडरस्कोर 2 टाइम, आगे और पीछे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ढूंढोगे अगर थोड़ा ध्यान से तो आपको मिलेगा ईटर। मिल रहा है? ये जिस डेटा टाइप के अंदर होता है उसी को इटरेबल कहते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर था, लिस्ट के अंदर हमें दिखा क्योंकि ए एक लिस्ट था। अब लिस्ट को dir के अंदर हमने डाला और चलाया तो हमें इटर मिल रहा है।
ठीक है, उसी तरह से अगर हम ए के अंदर ये सारे मेथड को जेन्युइनली देखना चाहते हैं तो हम हेल्प एक मेथड होता है, उसके अंदर भी अगर हम ए को पास करें जो कि एक लिस्ट ही है, उसके अंदर जितने कोड लिखे हुए हैं सब दिखा देगा। हमने क्या क्या यूज किया, अपेंड यूज किया है। अपेंड को देखो, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है ना उसके बारे में। क्लियर, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट लिखा हुआ है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैजिक मेथड भी लिखे हुए हैं। क्लियर है, इसमें आपको ईटर मिल जाएगा। ये है ईटर, ठीक है, ये ईटर दिख रहा है आप लोगों को, ये एक मेथड है, एक मैजिक मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं। और ये है क्लास किसकी, लिस्ट की, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। लेकिन हमें ये टेबल तो बताना था, तो अभी के लिए हम इतना ही दिमाग में रखेंगे कि जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस है, वो जिस डेटा टाइप के अंदर होगा वो डेटा टाइप ईटरेबल होगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से तुम एक स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, कृष्णा लिख दो, है ना, और इसको बी नाम के वेरिएबल में बनाओ और आप इसको चला लो। अब बी के ऊपर भी डॉट लगाओगे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं जिसके आगे पीछे दो अंडरस्कोर लगे हों, है ना। मैजिक मेथड नहीं दिखाई देते क्योंकि वो कॉलेबल नहीं, हम उसको पुकार नहीं सकते। अच्छा, वो कब चलते हैं मैजिक मेथड, तो थोड़ा ध्यान से देखो इसके अंदर, तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे एक ऐड मेथड भी था लिस्ट के अंदर। अगर मैंने ऊपर ए में एक लिस्ट बना रखा था जिसकी वैल्यू अभी क्या है प्रिंट करने पे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, है ना। अच्छा, इस ए में एक और लिस्ट को मैं ऐड कर दूं जिसके अंदर 10 और 11 दो वैल्यू हैं, तो ये कॉन्कैट हो जाता था। ये इसलिए होता था इस प्लस लगाने से क्योंकि इसके अंदर एक मैजिक मेथड था जो खुद ब खुद कॉल होता था जिसको हम ऐड कहते थे। उस प्लस को चलाने का मतलब तुमने इसको कॉल कर लिया है, तो ये अपने आप ही कॉल हो रहे हैं, इनको डॉट लगा के बुलाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है बात, चलो, तो ये मैजिक मेथड खुद कॉल होते हैं। आगे देखते हैं गाइस। अब स्ट्रिंग की बात करने जा रहे थे हम, तो एक बी नाम के वेरिएबल में लेट से मैंने कृष्णा लिख लिया और चला दिया। और अगर डी आई आर के अंदर बी को पास करूं तो इसके भी सारे मैजिक मेथड प्लस जो जेन्युइन मेथड है, जो कॉन्क्रीट मेथड है जिनको हम कॉल कर सकते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो भी मेथड दिखाई दे रहे हैं जो नहीं थे, कॉन्कैटिनेशन ये भी सपोर्ट करता था, उसी तरह से ये इटरेबल भी है। ठीक है, तो ये सब मैजिक मेथड। ठीक है, इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ ईटर के बारे में जानो, मैं ईटर को फोकस करवाना चाह रहा हूँ बस, और किसी को नहीं। ठीक है, ईटर का मतलब होता है एक डेटा टाइप इटरेबल है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से तुम टपल के अंदर कर लो, सेट के अंदर कर लो, एक डेटा टाइप बना लो उस तरह का और डी आई आर के अंदर पास कर दो, वो तुम्हें बताएगा कि कितने उसके अंदर मेथड है। ठीक है, तो जितने ऊपर डेटा टाइप लिखे हैं उसमें उन सबका एक वेरिएबल में उनकी वैल्यू रख लो और डी आई आर के अंदर पास कर दो और चला दो, तो वो क्या बन जाएंगी तुम्हारी, बता देंगी वो सारी की सारी को वो इटरेबल है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर इटर तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर होगा इटरेबल और नहीं होगा तो नहीं है कोई इटर। ये फंक्शन अगर नहीं है किसी डेटा टाइप के अंदर मेथड, तो वो इटरेबल नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम बात करें कि हम इटरेबल बता क्यों रहे हैं। अब तो हम फोर लूप बताने जा रहे हैं इसलिए इटरेबल को बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फोर लूप ज्यादातर इटरेबल पे चलता है, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर। तो एक फोर लूप बनाया आपने, तो फोर लूप का पहले एक फोर सिंटेक्स देख लो कि कैसा होता है फोर लूप। फोर लिखा जाता है क्योंकि फोर लूप है,
और इसके बाद ये एक कंडीशन लेता है जो हमने ऑपरेटर्स में पढ़ रखे हैं। और फिर उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि ऐसे एक इंडेंटेड ब्लॉक होगी इसकी भी, जैसे इफ एल्स की होती थी उसी तरह से इसकी भी एक इंडेंटेड ब्लॉक होगी जिसके अंदर सब कोड लिखे जाएंगे जो इस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंडेंटेड ब्लॉक है उसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, या सिंगल स्टेटमेंट लिखो या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखो, मतलब लाइन बाय लाइन नीचे लिखते जाओ। ये इसका कोर सिंटेक्स है। ठीक है, अब ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी मैं मार्क डाउन करके नोट्स की तरह छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब हम लूप के बारे में बात करते हैं। एक लूप मैं बनाता हूँ जिसको हम देखेंगे। अच्छा, तो सपोज करें कि आपके पास एक लिस्ट है, एक इटरेबल डेटा टाइप। ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैंने इंटीजर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही ले रखा है। ये इंटीजर डेटा टाइप है जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, बाकी बाहर वाला तो लिस्ट है। ठीक है, इसको चला लिया, ये ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब जब भी मैं प्रिंट ए करूंगा आई विल गेट 1 2 3 4 अप टू 9 एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं एक फोर लूप चलाता हूं। तो फोर, अब यहाँ पे एक इटरेबल होता है। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक इटरेटर होता है जो इटरेट करता है। ठीक है, आई नाम की एक वैल्यू है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है ए में से। आई जो है अपनी वैल्यू किसके अंदर से लेके आएगा, ए में से। ए क्या है, एक लिस्ट है, और लिस्ट कहां से शुरू हो रहा है, एक से लेके 9 तक। और फिर जब एंटर किया तो ये स्पेस बन के आ गया ना। ये कंडीशन है, याद रखो। ये कंडीशन आपने कब पढ़ी है, मैं समझाता हूँ आपको, याद आ जाएगा अभी। ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ रखी है जब मैंने आप लोगों को ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने बोला था अगर 1 इन ए है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू। 1 एक इंटीजर है, क्या 1 ए में है? अगर है और एंटर प्रेस करोगे, शिफ्ट एंटर, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। कर रहा है, ये कंडीशन है ना। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 भी था, 3 लिखा तो 3 भी था, 4 लिखा तो 4 भी था। अच्छा, इसी तरह से आखिरी वैल्यू 9 है, 9 लिखा तो 9 भी था, लेकिन 9 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी। अगर मैं 10 लिख दूं, फॉल्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से इसी बात पे आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आई की वैल्यू तब तक ए में से पिक करते रहो। आई की वैल्यू खुद ही असाइन होती है, कहाँ से, ए से, इटरेबल से। तो प्रिंट अब अगर आप आई करोगे तो आप जब शिफ्ट एंटर करोगे तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएंगी, अलग अलग लाइन। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं। अगर आप इसको चला के देखना चाहते हो कि ये काम कैसे करता है, तो पाइचार्ट मैंने सबको सिखा रखा है। पाइचार्ट स्टार्ट करना और फिर उसके अंदर यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देना इसे। मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बात किया था, ये मार्कर के बारे में। आपको ये मार्कर सेट करने होते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप डिबग करना चाहते हो, फिर इस पे आपको क्लिक करना है। ये डिबग था, आपका कंसोल प्रिपेयर होगा, इंटरप्रेटर आ गया, कंसोल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आउटपुट दिखाना स्टार्ट करेगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप स्टेप ओवर करोगे, इसको स्टेप ओवर कहते हैं। तो आई की वैल्यू, ओ आई की वैल्यू हमने दी ही नहीं है, आई की वैल्यू तो दो, ये कह रहा है। यहाँ पे देखो, कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब ए की वैल्यू आपने नहीं बता रखी है, इसीलिए हम एरर दे रहे हैं। ये है एरर, नेम एरर है। तो आई, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू तो ये थी ना, इसको भी ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो पता चलेगा इसको। तो अब आप मार्कर को थोड़ा ऊपर ले जाकर सेट करो। अब फिर से इसको डिबग करो। ठीक है, फिर से कंसोल प्रिपेयर होगा, इंटरप्रेटर आ गया है। इंटरप्रेटर जहाँ पे होता है वहां पे कुछ नहीं करता, लेकिन एक स्टेप आगे जब मूव करता है तो वो
इसके वैल्यू को मेमोरी में असाइन कर देता है, यानी कि ए की वैल्यू पूरा का पूरा लिस्ट मेमोरी में असाइन हो जाएगा। देखो हो गया ये असाइन। अब ए में क्या आ गया है, पूरा का पूरा लिस्ट, जिसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, लिखा हुआ है इसके साथ। ठीक है, आई की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एक स्टेप आगे इसको बोलूंगा कि बढ़ो, आई की वैल्यू देखो 1 आ रही है, कहां से, इसी लिस्ट में से। तो पहली वैल्यू 1 थी, फिर दूसरी वैल्यू आ गई, फिर तीसरी वैल्यू आ गई, चौथी वैल्यू, पांचवी, छठी, सातवीं, उस तरह से 9वीं। और फिर उसके बाद अब ये कंडीशन सही थी ना, आई की वैल्यू है जो ए में से डिराइव हो रही है, तो वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू मेमोरी में क्या आई है, ऊपर जस्ट इसके ऊपर 1 यहाँ पे। तो इसीलिए आई की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है इंटीजर है, 1 है, जिसको हम प्रिंट कर देंगे। अब जब प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू तो प्रिंट होगी ही होगी, साथ में ये ट्रिपल एरो है, एक स्टेप नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, वो थोड़ा सोचो, क्यों गया ये नीचे। तो प्रिंट के अंदर एक एंड ऑपरेटर है जो बाय डिफॉल्ट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अगर इसके अंदर कर्सर रख के शिफ्ट टैब को, एक सेकेंड, शिफ्ट एंड कीवर्ड, की वैल्यू आर्गुमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है। जुपिटर पे करेंगे ना ये तो दिखेगा, देखो जुपिटर पे आते हैं, यहाँ पे आप कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो देखो इसके अंदर एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट क्या रखी गई है, बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर ये है। ठीक है, तो वही यहाँ पे काम कर रहा है जो लाइन चेंज कर देता है। ठीक है, अब जब लाइन चेंज हो रही है तो ये ट्रिपल एरो नीचे जा रहा है, मतलब अगली बार जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, जो कि दूसरी वैल्यू है इसके अंदर की, तो अब उस 2 को यहाँ पे लाया गया है और इसको जब प्रिंट किया जाएगा तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा नए लाइन, और फिर से ट्रिपल एरो एक स्टेप नीचे चला जाएगा। चलो करो स्टेप ओवर, देखो नीचे चला गया और 2 प्रिंट हो गया ना, क्लियर है ये बात। ओके, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। अब 3, आई की वैल्यू जो यहाँ पे है 3 आ रही है, 3 को प्रिंट किया जाएगा और स्टेप फिर से ये एक स्टेप नीचे चला जाएगा ट्रिपल एरो, और 3 को प्रिंट करते जाएगा। ऐसे ये कब तक प्रिंट करेगा, जब तक सारी वैल्यू एक एक करके इस लिस्ट के अंदर से ना रीड कर ली जाए और प्रिंट ना कर दिया जाए। अब 9 पे पहुंच गए हैं, 9 को प्रिंट भी कर दिया है, 9 को अपडेट करने जा रहा है, मतलब ए में से अब अगला वैल्यू 9 के बाद वाली वैल्यू पिक करने जा रहा है, और 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कंडीशन गलत हो जाएगी ना ये। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो हमारा लूप बंद हो जाएगा, और ये है हमारा फाइनल आउटपुट। क्लियर है, चलो तो इस तरह से हमारा लूप चल रहा था, फोर लूप। ठीक है, अब कुछ हम इसमें और चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे चेंजेस में, तो अगर आप इसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं, तो हमने इसको क्यों चलाया, क्योंकि हम बताना चाहते थे कि ये कैसे आउटपुट आया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, इसको थोड़ा सा और क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। हम चाहते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आए, तो हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड से पहले एक जो कॉम्प्लेक्सिटी, चलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर करके रन करो। ये क्या हुआ सर, कॉमा कहाँ गया, कॉमा सेपरेटर की वजह से, फिर से इसके अंदर कर्सर को रखो और शिफ्ट टैब को प्रेस करो। देखो सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्पेस है, इसको बता रखा है मैंने ऑलरेडी। तो ये जो है स्पेस, ये क्या कर रहा है, स्पेस दे रहा है, कहाँ पे, इस कॉमा पे। ठीक है, इसीलिए हमारा स्पेस आया हर एक लाइन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको रखो और फिर से चलाओ इसे, फिर से ए की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ए की वैल्यू तो हमने हटा दी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कॉपी कर लो और इसके जस्ट ऊपर ले जाके रख दो, और डिबगर को
एंड पॉइंट उसका ऊपर थोड़ा सेट कर दो और फिर से चलाओ इसे, कंसोल पे क्लिक कर दो। अब जो है हमारी ए की वैल्यू मेमोरी में ये सारी आएंगी, और जो ए है उसमें 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है, और आई की वैल्यू एक एक करके पिक करी जाएंगी इसके अंदर से। आई की वैल्यू 1, और 1 यहाँ पे प्रिंट होगा पहले, फिर उसके बाद कॉमा को स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। फिर से 1 हेलो वर्ल्ड चल रहा है। उसी तरह से आई की वैल्यू फिर से अपडेट की जाएगी, 2 होगा, आई की वैल्यू चेंज की जाएगी 2, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, लाइन चेंज हो ही रहा है। आई की वैल्यू 3 हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू 4 हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू 5 हेलो वर्ल्ड, कहाँ तक सर? 9 तक। और जब 9 आ जाए तो बंद, सब कुछ बंद। क्लियर है? अच्छा, अब मैं चाहता हूं सर कि लाइन चेंज ना की जाए। हम चाहते हैं कि लाइन चेंज ना की जाए, सब एक ही लाइन में आए। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा देके, एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू थी, एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू थी बाय डिफॉल्ट जो थी वो क्या थी? बैकस्लैश एन, एक स्ट्रिंग के अंदर यही तो थी। जब इसको तुम चलाओगे, रन करोगे, यू विल गेट द सेम आउटपुट। एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, रन करो, देखो आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको मैनिपुलेट कर दे, स्पेस से हम रिप्लेस कर दे इसको और रन करें, वी विल गेट एवरीथिंग इन वन रो। ठीक है? चलो इसको स्लो मोशन में रन करके देखते हैं एक एक स्टेप। तो क्या न्यू लाइन का मतलब था? बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है तब से नए लाइन को अगर प्रिंट करना है तो उसको बैकस्लैश एन से ही दिखाना पड़ता है। पाइथन वालों ने इसको एंड ऑपरेटर नाम के कीवर्ड आर्गुमेंट में ही डाल दिया है।